कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है राजकुमार की प्रतिज्ञा का भाग 3। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई, पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाज़ा खुला न राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ, वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान हो गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहाँ लाई थी? उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी। बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूँगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। क्यों? युवती ने पूछा। राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। बोली, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान मन कहा, क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंहल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफ़ेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी। सफ़ेद बाल जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण आ गए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले जाओगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उस बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा। अब तुम मुझे जाने दो। मुझे भी साथ ले चलो। बड़ी शरारत भरी आवाज़ में युवती बोली, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी। बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है, पर तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। उस एक रात में वजीर की लड़के की जो हालत हो गई थी, उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाज़ा खुला और राजकुमार बाहर आता दिख पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया। बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है।
जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई। बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वे खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते हुए निर्विघ्न बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाएं। उसने अपने साथी से सलाह ली तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़े को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पीकर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी जानकारी विस्तार से दे दी और अंत में कहा, बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा विह्वल हो गए। बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर बस तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी बभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए। लौटे तो उनके हाथ में बभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का बेटा उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे, ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुँच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ गया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे चल पड़े। मौसम अच्छा था। मंद मंद पवन बह रहा था।
रास्ता साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्गों के दृश्य को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, पवन रुकता नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगे भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगे। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव जान लिए। उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता है क्या, उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोता ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती। तोता ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, कुछ पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भोली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काट कर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है। उसकी वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही, मैना ने व्यथित स्वर में कहा। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा, वह उसी के साथ बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज़ रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है? रास्ता है, मैना ने कहा। अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, वह रोग से छुटकारा पा जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी कुछ नहीं बोला, पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक कोर मिट्टी खोदकर पेड़ की छोटी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूँगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। थोड़ा पानी लेकर उसने जड़ को घिसा और बेहोश राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। पानी का लगना था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने थोड़ा पानी उसके मुंह से लगाया तो उसने आंखें खोल दी। यह देख राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया।
राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं। तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे।